नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरो द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसी एग्जाम आप देने जा रहे हैं जिसमें पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न बनते हैं डियर। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जाम के लिए है। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को क्लेरिफाई कीजिएगा। मैं पूरे शिद्दत से आपको वीडियो को समझाते हुए चलूंगा। तो चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, इनमें से जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। प्लास्टिक, शीशा, पॉलीथीन या इनमें से कोई नहीं। तो जैव अपघट्य यानी कि जिस पदार्थ का क्या हम जो है उसको डिनाइट्रिफाइंग कर लें, यानी कि हम उसको नष्ट करके चक्रीकरण करके पुनः कोई दूसरा उत्पाद बना ले डियर, तो वो क्या अपघट्य कहलाते हैं, जैव अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। और जिनका हम जो है अपघटन नहीं कर पाते डियर, वो अजैव अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, क्या प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शीशा है या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें डियर, जो जैव अपघट्य पदार्थ है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक, पॉलीथीन और शीशा ये तीनों ही क्या अजैव अपघट्य होते हैं। इसका जो डी ऑप्शन है डियर एकदम करेक्ट है, नोट रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या तमिलनाडु में। तो बता दें डियर, जो दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जो दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है डियर, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर लद्दाख में पूछ लेता तो आप बताएंगे कि हिमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो लद्दाख में पड़ता है। और दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान दाचिंगम जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं किरण बेदी, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। तो डियर, जो चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा जी माने जाते हैं। और इनके साथ चंडी प्रसाद भट्ट जी का भी नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, वो भी इनके साथ जो है इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदार थे। और ये आंदोलन जो है उत्तराखंड चमोली जिले के रैणी गांव में चलाया गया था डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 से हुई थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? 2011, 1970, 2007 या 1973। तो बता दें डियर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये सेंट पीटर्सबर्ग में 1973 में लागू होने की घोषणा की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब बात आई है प्रोजेक्ट टाइगर की, तो बता दें प्रतिवर्ष जो है 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है भारत में। और वर्तमान में जो कुल टाइगर है भारत में वो 2967 टाइगर पाए जाते हैं। अगर टाइगर रिजर्व्सों की संख्या पूछ ले कि कितनी है, तो 52 टाइगर रिजर्व इस समय वर्तमान में भारत में है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। समुद्र का कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है? 97%, 2.15%, 0.0% या 0.65%। तो बता दें डियर, जो समुद्र का पानी है वो तो आपको पता ही है 97% क्या खारा है, लवणीय है। अब बचा इसमें 3%। तो 3% में जो 2.15% पानी है वो क्या है, वो बर्फ के रूप में जमा है डियर। और जो पीने योग्य पानी है वो सिर्फ 0.65% है। तो प्रश्न में तीनों ही मैंने बातें आपको समझा दी। अब प्रश्न में पीने योग्य लिखा था तो सी ऑप्शन मार दीजिए। अगर लवणी पूछता तो 97% मारते। अगर पूछता कि बर्फ के रूप में कितना जमा है तो बी ऑप्शन मारते। इसलिए यहाँ पर जो पीने योग्य की बात आई है तो सिर्फ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। VOD5 क्या है? BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। तो डियर, जो BOD5 है, 5 का अर्थ आप पकड़ लीजिए 5 डेज होता है और डेज सिर्फ बी ऑप्शन में लिखा है। तो हमें आगे के ऑप्शनों को देखने की कोई आवश्यकता नहीं डियर, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और VOD से क्या किया जाता है तो बता दें डियर, VOD
किसी भी नदी की, किसी भी जल की, किसी भी जो गल की गुणवत्ता है उसमें ये पता लगाने के लिए बीओडी परीक्षण किया जाता है कि जो इसका ऑक्सीजन लेवल है वो कितना प्रदूषित है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशन या एक्स रेडिएशन? तो डियर जो हरित ग्रह प्रभाव के लिए रेडिएशंस है वो यूवी रेडिएशंस माने गए हैं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और अल्ट्रा वायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने में जो सोख लेता है वो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, और वही ओजोन लेयर जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को सोख लेती है डियर, तो याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्म काल में दिन में, ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के में समय या शीतकाल में सुबह के समय? तो जो लंदन धूम्र पाया जाता है ये शीतकाल में क्या सुबह के समय पाया जाता है, यानी कि ठंड के दौरान जब आप देखते हैं तो यहाँ पर कोहरा टाइप का जमा हो जाता है, धुंध छा जाती है और हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर के आगे के व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाते डियर। तो ये धूम्र लंदन में पाया जाता है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है? ध्रुवीय समताप मंडल बादल, ध्रुवीय बवंडर या ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो डियर जो हवा का एक तीव्र भंवर है और कहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है, यानी कि समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, तो इसको हम कहते हैं क्या ध्रुवीय बवंडर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप अपने आसपास पड़ोस में कभी देखते होंगे कि कभी कभी हवाएं जो है गोल गोल स्थान पर एक स्थान पर घूमते हुए ऊपर की ओर जाती हैं, तो इसको गांव की देहाती भाषा में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ोवर आ रही है, यानी कि इसमें भूत है, लेकिन ऐसा कोई भी रीजन नहीं है डियर। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हवा का एक तीव्र भंवर है, जब एक ही स्थान पर हवा तीव्र रूप से भंवर में फंस जाती है तो ध्रुवीय बवंडर का निर्माण कर देती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीय बवंडर है। ये भ्रामक खबरें हैं, उनसे आप दूर रहिए। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? मेथेन, फॉस्जीन, मेथिल आइसोसाइनेट या मेथिल एमाइन? तो जो भोपाल गैस त्रासदी निम्न रूप से मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। लगभग 97% मिथाइल आइसोसाइनेट थी और 3% फॉस्जीन गैस भी थी। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, तो आप मेथिल आइसोसाइनेट यानी कि EMIC मिक को मारिएगा। और ये घटना जो भोपाल में हुई थी वो बता दें डियर 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है क्या एस्बेस्टस से, पेपर से, सिलिका से या टेक्सटाइल से? तो डियर जो श्वेत फेफड़ा कैंसर है वो टेक्सटाइलों में काम करने वाले वर्करों का, जो टेक्सटाइल जो आप देखते होंगे, आप घर में टाइल वाइल्स लगाते होंगे, तो ये जो टाइल्स की कटिंग है जिसको कटिंग की जाती है तो इसमें सफ़ेद भूरा टाइप का पदार्थ उड़ता है और यही जो है व्यक्ति में क्या टेक्सटाइल्स में रक्त जो है श्वेत फेफड़ा कैंसर का निर्माण कर देता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी 16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को। तो इतिहास में जो पहली परमाणु घटना हुई थी डियर वो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को हुई थी और ये दोनों घटनाएं जो हैं वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए थे। और इसका जो सूत्रधार था वो अमेरिका था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु अटैक किया था डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं? तो जो ये आदेश दिया गया डियर ये दिया गया था 1994 में। अब बात आई है ताजमहल की, तो बता दें ताजमहल का जो निर्माण है डियर वो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। और ताजमहल को विश्व यूनेस्को में जो शामिल किया गया था वो 1983 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर साइट में इसको शामिल कर लिया था। और ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ताजमहल दुनिया का 7वें अजूबे में भी शामिल है। और ताजमहल को जो बनाने वाले मुख्य कारीगर थे उनका नाम था डियर उस्ताद अहमद लाहौरी, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है वो कहाँ है?
जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल में? तो शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है डियर? तो ये केरल में पड़ती है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। और बता दें डियर, जो केरल का राज्य की पशु है वो हाथी है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और केरल जो है इस बार SDG यानी कि सतत विकास सूचकांक में क्या टॉप पर रहा है। और अगर भारत की रैंक पूछी जाए कि भारत किस रैंक पर था सतत विकास सूचकांक में, तो 122वें रैंक पर था। अगर पूछ ले सतत विकास युवा रैंक में भारत किस पायदान पर था, तो 120वीं रैंक पर था डियर। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाता हुआ चलूंगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण को, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को, या किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। तो डियर, जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण है ये जो है लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को भी नियंत्रित करता है और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का भी प्रयोग करता है। अब आप कहेंगे कि साहब पटाखों से ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण क्यों नहीं करता? क्योंकि जब पटाखे आप छुटाते हैं डियर, ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत शामिल है, इसलिए इसको जो है हम ध्वनि प्रदूषण में शामिल नहीं करते। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी एकदम करेक्ट है। डी 14 मार्क। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पौधे और जंतुओं को संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। श्वेत डाटा बुक, नील डाटा बुक, रेड डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें डियर, जो IUCN है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। और जो ये IUCN बुक जारी करती है, जो तैयार की है या जारी करती है, वो रेड डाटा बुक है। इसमें जो है क्या, रेड डाटा बुक में क्या संकटग्रस्त जीव जंतु पादप इत्यादि की वैरायटीज को शामिल करता है और फिर उनके संरक्षण के लिए जो है उपयुक्त मार्गदर्शन भी प्रदर्शित करता है, जो वह प्रस्तुत करता है। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था BR अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर या जोधपुर के राजा? तो बता दें डियर, जो बिश्नोई संप्रदाय है वो जोधपुर के राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। और बिश्नोई संप्रदाय सबसे ज़्यादा भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। और बिश्नोई संप्रदाय इसलिए चर्चा में बना रहता है क्योंकि इसने जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए, वृक्षों को काटने के लिए जो है रोक लगाने के लिए कड़ा से कड़ा विरोध और बड़ा आंदोलन भी किया था डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और इसमें एक नाम आता है अमृता देवी बिश्नोई, उसका नाम भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वो शेरनी है जिसने जो है पर्यावरण की जागरूकता के लिए कई विशिष्ट महा आंदोलनों की भी शुरुआत की थी डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? SO2, CO, NO या इनमें से कोई नहीं? तो जो पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पौधे में पाया जाता है डियर, वो CO के कारण पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो प्रदूषण है उसके कारण ऐसा होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश का कारण बनता है कैंसर का, आंख से पानी गिरने का, DNA विखंडन का या उपर्युक्त सभी? तो पानी में अगर रेडियोधर्मी पदार्थ का अंश मिल गया डियर, तो ये कैंसर भी बना देगा, आंख से पानी भी गिरेगा और DNA का विखंडन भी कर देगा। यानी कि उपर्युक्त बातें, तीनों ही बातें एकदम करेक्ट हैं डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो डियर, जो महासागरों में जल स्तर की वृद्धि का कारण है या ध्रुवीय प्रदेशों में क्या बर्फ का पिघलना है। और बर्फ क्यों पिघल रही है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। जब तापमान क्या अत्यधिक गर्म हो जाएगा डियर, तो जो है जो विशाल हिमशैल हैं, ग्लेशियर्स हैं, या जो ध्रुवीय प्रदेश में जो ग्लेशियर्स हैं वो ऑटोमेटिक क्या पिघलने लग जाएंगे और जो धरती है इस पर जल का जो क्षेत्र है उतना ज़्यादा व्याप्त हो जाएगा कि यहाँ पर जीवन भी जो है वो नष्ट के कगार पर जा सकता है डियर। तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी? तो वैश्विक तापन के लिए डियर जो मेन जिम्मेदार है वो है ओ मीना का जलवा, ये आप सुने होंगे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही जो है जिम्मेदार हैं। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है डियर, इनमें से अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3, H2SO4 या CH3COOH या A और B दोनों। तो बता दें जो डियर अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है वो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों होते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन में A और B दोनों लिखा हुआ है और यही इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अम्ल वर्षा को हम क्या स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी जानते हैं, इसे दीवालों का क्या कुष्ठ रोग भी कहा जाता है और इसी का क्या शिकार है क्या हमारा जो विश्व यूनेस्को की साइट में शामिल है 7 अजूबों में शामिल जो है ताजमहल है आगरा का, वो इस समय एसिड रेन अम्ल वर्षा से ही प्रभावित है डियर। तो नोट रखिएगा, ये थे टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको मैंने एकदम वीडियो को बिल्कुल क्लियर एक एक प्रश्नों को शिद्दत से समझाते हुए चला हूं और मुझे यकीन है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए होंगे। तो ये था आज का वीडियो, मिलेंगे आपसे हम एक और वीडियो में जल्द ही। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।